हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज हम यहाँ पर आ चुके हैं टैलेंट मैनेजमेंट एमबीए थर्ड सेमेस्टर यूनिट सेकंड के ऊपर। यूनिट फर्स्ट का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, या फिर एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हो जा करके। सो यहाँ पर देखो, यूनिट सेकंड के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों टैलेंट एक्विजिशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। टैलेंट एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? टैलेंट एक्विजिशन का मतलब यहाँ पर पूछा जाता है कि टैलेंट एक्विजिशन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। अधिकतर आप लोग देखते होगे जब भी लिंक्डइन वगैरह चलाते होगे या फिर naukri.com वगैरह पे देखते होगे, तो या तो एचआर रिक्रूटर की जॉब्स होती हैं या फिर टैलेंट एक्विजिशन करके होता है। तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, यानी आपको करना रिक्रूटमेंट ही होता है, बट जो टैलेंट एक्विजिशन होता है थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में यूज़ होता है, यानी कि ब्रॉड टर्म में यूज़ होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कैपेबल, जो भी रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते थे, बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है आपका प्रोसेस क्या है, टू अट्रैक्ट द कैपेबल एम्प्लॉयज़ टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी कैपेबल एम्प्लॉयज़ को आप क्या करते हो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर के अट्रैक्ट करते हो, लेकर के आते हो। बट टैलेंट एक्विजिशन में केवल इतना ही काम नहीं होता है। टैलेंट एक्विजिशन में उनको ले करके भी आओ, ठीक है, उनका मतलब रिक्रूटमेंट भी करो, उनका सिलेक्शन भी करवाओ, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी करो, ठीक है। देन इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ, यानी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करोगे, और उनकी हायरिंग से लेकर के रिटायरिंग तक या फिर फायरिंग तक की जो भी आपके जितने भी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो टैलेंट एक्विजिशन के अंदर ही आती है। कोई भी अगर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। तो ये टैलेंट एक्विजिशन के बेसिकली यहाँ पर से ये सारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो टैलेंट एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो ये सब सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाई करो कि कैपेबल एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, देन उनको अट्रैक्ट करो, फिर उनके बाद में अट्रैक्ट करो, फिर उनको सिलेक्ट करो। एसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि उनको एनालाइज करो, देखो वो सही से, यानी कि सही फिट फॉर द जॉब है कि यानी कि नहीं है, यानी कि जो भी आपके पास में जॉब है उसके लिए वो फिट है कि नहीं है, इस चीज़ को एसेसिंग करोगे। देन उसके बाद में हायरिंग कैंडिडेट्स विद द स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू मीट द करेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टैलेंट एक्विजिशन के मतलब के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि हम जॉब को पोस्ट करते हैं, जॉब को पोस्ट करने के अलावा हम क्या करते हैं, सोर्सिंग भी करते हैं उनका, है ना, कि कौन से सोर्स से, यानी जॉब को पोस्ट करना, फिर उनके बाद में उसको सोर्सिंग करना, सोर्सिंग कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग रिज्यूमे, यानी रिज्यूमे को जितने भी हैं उनको स्क्रीन करना, कंडक्टिंग इंटरव्यू को भी कंडक्ट कराना, एंड इसके अलावा दोस्तों निगोशिएशन विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स को भी देना, जो भी आपके ऑफर लेटर्स वगैरह होते हैं उसको देना, सैलरी को डिस्कस करना, ये सभी काम जो भी होते हैं वो टैलेंट एक्विजिशन एक मैनेजर के होते हैं, ठीक है। समझ। रिक्रूटमेंट के अंदर आप क्या करते हो कि अट्रैक्ट करते हो कैपेबल एम्प्लॉयज़ को, देन उसके बाद में सिलेक्शन वगैरह का काम क्या होता है कि वो आपका मैनेजमेंट टीम का होता है या किसी दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। आप केवल क्या करते हो, आपको कंपनी तक ले करके आने का काम क्या होता है, कैंडिडेट को कंपनी तक ले करके आने का काम होता है, बस इतना होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। जबकि टैलेंट एक्विजिशन में क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में यूज़ होता है, और इसमें हम ज़्यादा सारी चीज़ों को करते हैं, जैसे कि उसको हमने बताया ना कि उसको ले करके भी आओ, उसको सिलेक्ट भी करो, उसका इंटरव्यू भी लो, ठीक है। इंटरव्यू लेने के अलावा उसके साथ में सैलरी को भी डिस्कस करो, निगोशिएशन करो, देन उसके बाद में उसको ऑफर लेटर वगैरह भी प्रोवाइड करो और उसको काम पे लगाओ। ये सभी काम जो भी होते हैं ये टैलेंट एक्विजिशन के अंदर आते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि टैलेंट एक्विजिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिनिमाइजिंग द रिक्रूटमेंट कॉस्ट, यानी कि देखो इसके अंदर जो भी एक मैनेजर है वो क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट तो कर ही रहा है ना। अगर मान लो कि कोई भी ऐसे मैनेजर को हम हायर करते हैं जो केवल रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो कम काम कर रहा है, और जब ऐसे मैनेजर को हायर करते हैं जो कि टैलेंट एक्विजिशन का काम कर रहा है, यानी कि वो सारे काम कर रहा है, तो वो थोड़े से ज़्यादा काम कर रहा है, तो यानी कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो भी हो रही है वो तो ऑटोमेटिक, मतलब रिक्रूटमेंट तो अपने आप ही होता है ना। टैलेंट एक्विजिशन जो भी मैनेजर होगा वो खुद रिक्रूटमेंट भी करेगा, तो यानी कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट कहीं ना कहीं बच रही, सेव हो रही। तो मिनिमाइजिंग रिक्रूटमेंट कॉस्ट। देन इसके बाद में रिटेनिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, देखो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको बना करके सस्टेन, यानी कि उनको रिटेन करके रखना। देन इसके अलावा देन मैचिंग कैंडिडेट्स विद द राइट रोल्स, उनको देखना कि कौन सा कैंडिडेट्स की क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन, उसके अलावा उसके हिसाब से उनको उनके रोल्स प्रोवाइड करना। देन आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट्स को, यानी कि
अट्रैक्ट करना और कंपनी तक लेकर के आना, बिल्डिंग अ पाइपलाइन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट सूटेबल होते हैं उनके साथ में एक तरीके का पाइपलाइन का मतलब कि उनके साथ में कनेक्शन प्रॉपर बना करके रखना, ये होता है। ठीक है, अब देखो आपका सेकंड टॉपिक आता है कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस को आप लोगों ने एचआरएम, आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट था तो उसमें भी पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जॉब को एनालाइज करना। जॉब को एनालाइज करने का मतलब कि कोई भी मान लो जॉब है, जैसे एक सपोज दैट कि एक असिस्टेंट इंजीनियर की या फिर सीनियर इंजीनियर की मान लो कि कोई भी प्रोफाइल है मेरे पास में, तो उसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी कितना मतलब कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया है। तो ये सभी चीज़ों का यानी कि उस प्रॉपर जॉब को एनालाइज करना, कि देखना कि उसके अंदर क्या क्या काम रहेंगे, क्या क्या इंजीनियर को काम करने पड़ेंगे, किस किस तरीके से सिचुएशंस आ जाए तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, यानी प्रॉपर जो भी जॉब है उसको एनालाइज करना। तो यानी कि प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक जॉब, मानी कि कोई भी आपके पास में कोई भी स्पेसिफिक जॉब है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है और एनालाइज करना है। इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, एनालाइज करना है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक मिनट इसको हाईलाइट कर देते हैं कि इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द ड्यूटीज़। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, स्किल्स, क्वालिफिकेशन फॉर द रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जॉब पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब अ जॉब इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे। तो हम अगर हमको जॉब के बारे में क्योंकि पता नहीं होगा, सपोज दैट कि मैं किसी कंपनी का एचआर मैनेजर हूं और मुझे अगर जॉब के बारे में नहीं पता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है, तो मैं क्या कैंडिडेट को जवाब दूंगा, है ना। कैंडिडेट्स के क्या बताऊंगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे अच्छे से जॉब के बारे में पता होना चाहिए, यानी जॉब एनालिसिस करने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जॉब क्या करेगा वो आकर के, कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस सब चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो दिस हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ द इफेक्टिवली। उसी हिसाब से आप क्या करोगे, हायरिंग करोगे, एम्प्लॉय को जो भी इसके लिए बेस्ट सुटेबल ट्रेनिंग्स होंगी वो प्रोवाइड करोगे और उसको उस तरीके से मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया जॉब एनालिसिस। अब देखो सैम्पल ऑफ जॉब एनालिसिस का एक तरीके से यहाँ पर सैम्पल बताया गया जिसमें सारी चीज़ें बताई गई। देखो डेट बताया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में बताया गया है, प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया गया है, टाइटल क्या रहेगा जॉब का, जॉब टाइटल क्या है, किसको रिपोर्ट किया जाएगा, एजुकेशन कितना मांगा गया है, गोल्स ऑफ द पोजीशन यानी कि क्या क्या काम करेगा, यानी उस जब हायर्ड हो जाएगा बंदा तो वो क्या क्या काम करेगा आकर के, क्या नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और स्पेशल प्रॉब्लम हज़ार्ड्स यानी कि यहाँ पर कोई भी तरीके के जो भी हज़ार्ड्स, जो भी डेंजरस सिचुएशंस हैं, उन सभी चीज़ों को मेंशन किया जाता है कि ये इस तरीके की सिचुएशंस में भी कैंडिडेट को क्या होना चाहिए। जैसे नाइट शिफ्ट है तो उसमें भी सूटेबल हो कैंडिडेट आने के लिए, है ना, कंफर्टेबल हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी जाती हैं। देन इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इससे हमको जॉब एनालिसिस करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इससे हमको क्या हो जाता है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है जॉब रिक्वायरमेंट की, यानी कि जॉब रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है इसकी हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। देन इससे हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे सकते हैं कैंडिडेट को, परफॉर्मेंस का अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में भी क्या होती है, हमारी हेल्प होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि पर्पज़ ऑफ जॉब एनालिसिस, यानी जॉब एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, हमने बताया ना कि क्यों करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, समझ सकें, यानी कि हम समझ सकें क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, यानी जॉब की क्यों रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीज़ों के लिए हम करते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें बताई ना कि कंपनसेशन मैनेजमेंट,
यानी कि किस तरीके कितना बेनिफिट देना है उसको, यानी कि कितने पैसे देने हैं, कितना सैलरी वगैरह देना है इस चीज़ के लिए, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए। देन जॉब डिज़ाइनिंग एंड री डिज़ाइनिंग, यानी जॉब डिज़ाइन को करने के लिए जॉब डिज़ाइन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने के लिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए, ये सभी पर्पज़ होते हैं जॉब एनालिसिस के, ठीक है। तो उसको आप देख लो अच्छे से। देन इसके बाद में कंपोनेंट्स क्या क्या माने गए बताए गए यहाँ पर जॉब एनालिसिस के। 3 कंपोनेंट्स है, इसको आप ध्यान से देखना कि देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, जिसमें से 2 तो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तीसरा आता है आपका जॉब इवेल्युएशन, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स की जब भी बात आती है तो 3 चीज़ें होती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या होता है कि आप जितने भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सभी चीज़ें मेंशन करते हो, यानी कि बंदा आकर के करेगा क्या कंपनी के अंदर, कौन क्या क्या ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जिसको आप क्या बोलते हो, पर्सोनल स्पेसिफिकेशन या फिर एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन के नाम से भी इसको आप जान सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि इतना कैंडिडेट के पास में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, ये इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप क्या करते हो, एक तरीके से क्राइटेरिया सेट करते हो, तब जा कर के उस पर्टिकुलर बंदे को हायर करते हो, ठीक है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ये चीज़ बातें बताई जाती हैं। जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि केवल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। देन इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जॉब इवेल्युएशन के अंदर क्या बात होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब दैट डिटरमाइंस द वैल्यू और इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट जॉब। यानी कि जॉब इवेल्युएशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी भी जॉब को कितना ज़्यादा इवेलुएट करते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, कितना ज़्यादा वेट देते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट कि एक एचआर मैनेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक प्रोडक्शन मैनेजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो कंपनी का काम रुक जाएगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर की वहाँ पर क्या है, ज़्यादा वेटेज है। एचआर मैनेजर 2-4 दिन नहीं भी आएगा तो ऊपर भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि हर एक जॉब को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेटेज दे रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ जॉब इवेल्युएशन एम्प्लॉयज़ कैन गेट फेयर वेजेस एंड सैलरी। और इसके हिसाब से क्या होता है कि हमको पता है प्रोडक्शन मैनेजर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे, फेयर वेज और सैलरी वगैरह देंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ पीपीटी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, जॉब एनालिसिस का मतलब 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। जैसे हमने बताया ना कि जॉब एनालिसिस के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तीसरा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आपको याद रखना है कि जॉब इवेल्युएशन भी होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर जॉब की क्या करते हैं, वेटेज प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंस को देखते हैं और उसके हिसाब से सैलरी और वेजेस को दिया जाता है, गेट फेयर वेजेस एंड सैलरी। तो जॉब एनालिसिस जो है 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करी गई, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने सारी चीज़ों को बताया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जॉब का टाइटल आता है, जॉब का लोकेशन आता है, जॉब की समरी आती है, किसको रिपोर्ट करोगे आप, वर्किंग कंडीशंस बताई जाती हैं, जॉब की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, कौन कौन से हज़ार्ड्स होंगे, यानी कौन से ऐसे सिचुएशंस रहेंगी जिसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, कौन सी मशीन्स ऐसी होंगी जिसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। यानी कि मशीन टू बी यूज, यानी कौन कौन सी मशीन्स का आपको यूज़ करना है, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, ये सभी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बताई जाती हैं। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या बताया जाता है कि आपके पास में कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना क्या क्या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी आपकी, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इसका ही पार्ट है, बट कौन क्या क्या आपने पास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पर इसका मतलब है कि आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गेन किया है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आती है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। उसमें कभी कभार डिफरेंस भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस के अंदर कि क्या होगा। आपको डिफिनेशन तो पता है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, है ना, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, इन सब की हम एक तरीके से क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। इसमें किस चीज़ का फोकस किया जाता है, व्हाट द जॉब इंटेल्स, यानी कि इसमें क्या क्या टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि
कैंडिडेट को कौन कौन सी क्वालिफिकेशन स्किल्स यानी कितना उसके पास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, उसके वो क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें रिटन यानी एक तरीके से नरेटिव फॉर्म में होती हैं, जबकि इस तरीके की यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन की क्या होती है, एक तरीके से लिस्टेड फॉर्म में लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये होता है इसके बीच में बेसिक डिफरेंस। देन हम आते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, तो जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई सपोज दैट कि कोई भी जॉब है, सपोज मेरे पास में कोई भी एक जॉब है ना, जैसे सीनियर इंजीनियर की है, तो अब उस जॉब में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, बंदा क्या क्या करेगा, क्या क्या काम करेगा। जैसे सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, उसको डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे, एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये बताया गया है कि मान लो कि कोई भी एक रिटेल स्टोर है ना, let's say in a retail store that wants to improve its customer service. The new job design includes clear guidelines on greeting customers. जैसे suppose that कि हमको कोई भी कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कोई भी बंदा चाहिए होगा, तो वो बंदे की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, वो बंदा क्या क्या करेगा, तो उसको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सब का कॉम्बिनेशन, केवल सीनियर इंजीनियर का टैग लगा देने से केवल आप इंजीनियर मतलब वहाँ पर जा कर के बैठोगे नहीं, केवल इतना ही काम नहीं है। आपकी क्या क्या, आपको रात में भी उठ करके जाना पड़ेगा, अगर मशीन बंद हो गई तो आपको शिफ्ट को यानी कि जो भी आपके अंदर जो भी नीचे आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उसका सबका वर्किंग शेड्यूल भी बनाना होगा कि कब कौन सी किसकी शिफ्ट लगेगी, कब कौन आएगा, कितने बजे आएगा, है ना, तो कितना प्रोडक्शन होगा, ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जॉब डिज़ाइन। तो जॉब डिज़ाइन मतलब क्या हो गया, जॉब डिज़ाइन मीन्स कंबाइनिंग डिफरेंट टास्क इन ऑर्डर टू मेक एन एंटायर जॉब। यानी कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जॉब डिज़ाइन को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइनिंग डिफरेंट टास्क, यानी कि अलग अलग तरीके के टास्क को क्या कर रहे हैं, मिला करके एक एंटायर जॉब बना दे। जैसे कि सीनियर इंजीनियर हमने केवल लिख दिया, सीनियर इंजीनियर की क्या क्या काम रहेंगे, रात में भी उसको जाना है, मशीन बंद हो गई तो सबका शेड्यूल भी बनाना है, शिफ्ट शेड्यूल भी बनाना है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको भी सॉल्व करना है, पूरा प्रोडक्शन भी निकलवाना है, और इस तरीके से यानी कि सब पूरे उसकी जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे उसी का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, जॉब डिज़ाइन बोल रहे हैं। तो जॉब डिज़ाइन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जॉब। इट डिटरमाइंस व्हाट नीड टू बी डन, क्या होना चाहिए, हाउ इट शुड बी डन, किस तरीके से होना चाहिए, एंड हाउ डिफरेंट टास्क फिट टुगेदर, यानी कि अलग अलग टास्क किस तरीके से मिल करके एक पर्टिकुलर जॉब को बनाते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जॉब डिज़ाइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका पर्पस इंपॉर्टेंस क्या है, आई थिंक इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट हाँ फिर भी देख लो कि इससे क्या हो रहा है कि जॉब डिज़ाइन से क्या हो रहा है कि इससे एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन उनको मिला है, इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, इससे प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़ रही, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ स्किल्स एंड स्ट्रेंथ हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना, इन सब की हम बात कर रहे हैं, वेल बींग और सेफ्टी भी हो जाती है ना एम्प्लॉयज़ की। देन एबिलिटी टू चेंजिंग बिजनेस नीड्स, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इन्हेंस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सभी चीज़ें क्या है, पर्पस और इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आप लिख सकते हो जॉब डिज़ाइन के अंदर, तो ये चीज़ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में 2 नंबर में, क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू प्रोसेस में डिफरेंस के बारे में। तो क्वेश्चनार का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है प्रश्नावली, यानी कि एक तरीके से प्रश्नों की एक तरीके से सीरीज़ होती है। जैसे कि अगर मान लो कि आप कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए गए होगे, तो सबसे पहले वो आपको एक तरीके से कागज़ पकड़ा देते हैं, और वो कागज़ के अंदर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि आपको इस कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला, या फिर आपका क्या पास्ट का एक्सपीरियंस है, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब एक सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर यानी कि एक तरीके से रिटन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिसका आपको आंसर अपने दिमाग के हिसाब से करना होता है, टू गिव इन्फॉर्मेशन और ओपिनियंस अबाउट द स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, इट्स लाइक अ सर्वे। ठीक है, कभी कदार तो ये क्या होता है, एक तरीके से एक इस तरीके के फॉर्म में होता है, मान लो कि आप क्वेश्चनार जो भी है वो आपको एक हायरिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, और कई बार क्या होता है कि एक तरीके से आप देखते हो कि यूट्यूब के ऊपर कभी कदार सर्वे हो जाता है। सर्वे का मतलब कि आप कितना उसको पसंद करते हो, 1, 2, 3, या फिर रेटिंग देते हो ना, जैसे स्टार्स बने होते हैं कि आप किसी ऐप को कितना ज़्यादा रेट दोगे, 1, 2,
3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से रेटिंग का भी एक होता है। तो क्वेश्चनार के अंदर क्या होता है कि यानी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, सर्वे भी कर सकते हो और दूसरों का ओपिनियन को भी ले सकते हो कि कितना बंदा इंटेलिजेंट है, कितना हद तक यानी उसको आता है, कितना नॉलेज है। इन सभी चीज़ों की आप एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है। तो क्वेश्चनार का मतलब यही होता है, एक तरीके से प्रश्नावली होती है जिसमें से कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और इस क्वेश्चंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो या फिर आपको क्या कर सकते हैं, रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन अंदर व्हाट पीपल थिंक और फील अबाउट समथिंग, यानी कि पर्सन जो भी है, जो भी सर्वे दे रहा है वो क्या फील करता है, उसको कैसा मतलब वो उसकी क्या थिंकिंग है, वो कैसा सोचता है, ये सभी चीज़ें आपको एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, देन इंटरव्यू प्रोसेस का हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होता है और एक पर्सन जो होता है वो क्या करता है, आस्क क्वेश्चंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी एक पर्सन जो होता है वो क्या करता है, क्वेश्चंस को पुटअप करता है। केवल इंटरव्यू का मतलब यही नहीं कि जब केवल हायरिंग प्रोसेस हो तभी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जैसे आप देखते हो कि सेलिब्रिटीज़ के साथ में भी हो रहा है या फिर कोई भी जर्नलिज्म, यानी आप देखते होगे ना कि कोई भी सेलिब्रिटी के साथ में हो रहा है या फिर अलग अलग, जैसे मान लो कोई संत महात्मा है, किसी ने कोई जेल चला गया, आप देखते होगे केजरीवाल हैं जैसे जेल चले गए, तो उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीडिया कुछ क्वेश्चंस पूछती है। तो वो सभी क्या है, एक तरीके से इंटरव्यू का ही एक तरीके का फॉर्म है जिसमें से एक पर्सन होता है जो कि क्या करता है, गैदर इन्फॉर्मेशन लेता है कि क्या ओपिनियन है, क्या इंसाइट्स है फ्रॉम अनदर पर्सन, मतलब कि वो पर्सन के बारे में दूसरा पर्सन कैसा सोचता है, इस चीज़ों के बारे में एक तरीके से इंसाइट लेना। इट्स कॉमनली यूज इन वेरियस फील्ड फॉर पर्पज़ लाइक हायरिंग, रिसर्च, जर्नलिज्म, इन सभी फील्ड्स में इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है हेल्प करता है। और इसके अलग अलग मेथड्स हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रेडिशनल कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल, टेलीफोनिक, पैनल, इंफॉर्मेशनल, मेल, ग्रुप, वीडियो, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, इस तरीके के सब टाइप्स होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, कंडक्टिंग द इंटरव्यू, क्लोजिंग द इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट, यानी उसका कैसा क्या रिजल्ट है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली इंटरव्यू का। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंटरव्यू और क्वेश्चन यार के बीच में डिफरेंस बताओ, तो ये इस तरीके से आपको पता है कि क्वेश्चन इंटरव्यू क्या है, एक तरीके से फेस टू फेस इंटरेक्शन है या फिर फेस टू फेस बोल लो, है ना। इसमें आप क्या करते हो, यानी कि क्वेश्चंस को फॉलो अप कर सकते हो, यानी एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एक तरीके की यानी सीरीज श्रृंखला बनती चली जाती है। जबकि जो क्वेश्चनार है वो इसके अंदर क्या है, नॉन डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी इसके अंदर आप क्या करते हो, एक तरीके से कोई भी इंटरेक्शन करने का मतलब कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। देन इसके बाद में लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आदमी को लिखना ही है, देना ही है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बाकी इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूम होता है, बस ये सब है। ठीक है, इतना भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा। देन इसके बाद में यहाँ पर अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट, किस तरीके से आप बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट और रिक्रूट कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखो कि यूटिलाइज मल्टीपल चैनल्स, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट, यानी कि आप बेस्ट टैलेंट को कैसे रिक्रूट कर सकते हो, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या आता है कि आप मल्टीपल चैनल्स का यूज़ करो। मल्टीपल चैनल्स का मतलब कि आप अपना जो भी रीच है वो नौकरी, शाइन, मॉन्स्टर, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, है ना, और इसके अलावा इंटरनल, एक्सटर्नल, हर एक तरीके की हायरिंग, यानी कि अपने जो भी है वो आप प्लेसमेंट जो भी है वो अपने कॉलेजेस वगैरह से भी ले सकते हो। तो इस तरीके से अच्छी आप रिक्रूटिंग कर सकते हो। देन ऑफर कम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इसमें क्या होता है कि उन जो अपने कैंडिडेट्स हैं जो भी लेकर के आ रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, उसको अच्छे खासे कंपनसेशन और बेनिफिट्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, जिससे कि वो सभी लोग क्या करें, आपकी कंपनी में आने के लिए यानी एक्साइटेड रहें। देन इसके बाद में फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, जो भी वर्क अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम हमारी कंपनी का तो ऐसा रूल है, थोड़ी सी कंपनी क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अच्छा कंफर्टेबल फील करें आपकी कंपनी के साथ में। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर बिना सोशल मीडिया के यूटिलाइजेशन के अगर आप सोचो कि हायरिंग प्रोसेस डन हो जाए आज के टाइम में, तो वो
आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। देन इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हो तो इससे भी क्या हो रहा है कि आप कैंडिडेट को उस लायक बना रहे हो कि कोई भी अगर वेकेंट पोजीशन है तो उसमें भी वो जा कर के क्या कर सके, अप्लाई कर सके। देन ऑफर यूनिक पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट्स और ऐसे पर्क्स वगैरह को, ऐसे बेनिफिट्स को प्रोवाइड करो कैंडिडेट को जिससे कि वो एक्साइटेड रहें, आपकी कंपनी में रुके रहें, रिटेन रहें, ठीक है, छोड़ करके कंपनी ना जाए। देन कोलैबोरेट विद यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हो आप, कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह को लेते हो जा करके। तो इससे क्या होता है कि जो आपको अलग अलग तरीके के फ्रेशर्स ही सही, मतलब कि चलो फ्रेशर्स ही सही, लेकिन अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आपकी कंपनी तक आ सकते हैं। तो यही है, दिस वॉज ऑल अबाउट कि अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट, किस तरीके से आप बेस्ट टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हो। अब देखो इसके अंदर स्ट्रैटेजिक ट्रेंड्स इन टैलेंट एक्विजिशन। स्ट्रैटेजिक ट्रेंड्स का मतलब समझ लो कि इसके अंदर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, टैलेंट एक्विजिशन में कौन कौन से हम स्ट्रैटेजिक ट्रेंड्स, यानी कि स्ट्रैटेजिक ट्रेंड्स का मतलब क्या हो गया कि हम कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं जो कि टैलेंट एक्विजिशन में यूज़ होती है। इससे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की बात करते हैं, जिसमें से हम कंपनी के कल्चर, वैल्यूज़, एम्प्लॉयज़ को, ये सभी चीज़ों को हम सोशल मीडियाज़ और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिवील करते हैं, जा करके दिखाते हैं जा करके, जिससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि हाँ वो कंपनी है, वो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, इस कंपनी में जा करके हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो कंपनी की अगर रेपुटेशन अच्छी होगी तो कंपनी में लोग जाने के लिए भी एक्साइटेड रहेंगे। जैसे आप देखो तो मारुति सुजुकी हो गया, है ना, और भी अदर कंपनीज, विप्रोज हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस सभी में लोग क्या करते हैं, जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उन सबको क्या है, कंपनी की एक ब्रांड है ना, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। देन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, यानी कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं अगर उनका अच्छा एक्सपीरियंस है तो लोग भी क्या करेंगे, जाना चाहेंगे। यूजिंग डेटा को यूज़ करो डिसीजन मेकिंग के लिए हायरिंग प्रोसेस में, कि हायरिंग प्रोसेस में किस किस तरीके के कैंडिडेट्स चाहिए, कैसे चाहिए, पिछले कितने लोग छोड़ करके गए, ये सभी डेटा को यूज़ करना। देन रिमोट वर्क एंड वर्चुअल हायरिंग, अगर आप देखो वर्चुअल हायरिंग करते हो ना, यानी कि फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल से, या फिर कोई भी मान लो जूम मीटिंग पे, या फिर उस तरीके से हायरिंग करते हो तो आप अच्छे से रिक्रूटिंग कर सकते हो। ये क्या है, स्ट्रैटेजिक ट्रेंड्स हैं, ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन। क्योंकि अगर आप कैंडिडेट को बुला रहे हो, वॉक इन पे बुला रहे हो, यानी कि उसको बुला रहे हो कि वो आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और तब आकर के इंटरव्यू दे, तो उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी कि आप भी उसको बुला करके, अगर वो आया फिर मान लो मैनेजमेंट टीम उस टाइम नहीं अवेलेबल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग गया, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट होगा। इससे सबका से क्या होगा कि अरे कंपनी की जो भी इमेज है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है, ठीक है। तो ये वर्चुअल हायरिंग का आपको सबसे पहले तो सोचना चाहिए। दूसरा क्या है, रिमोट वर्क, यानी कि रिमोट वर्क का मतलब कि वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड, आप जानते हो कि हफ्ते में 2-3 दिन आप चले गए ऑफिस, उसके अलावा आप अपना घर से काम करो। तो ये सभी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके की होनी चाहिए। स्किल बेस्ड हायरिंग का मतलब कि हम क्या करते हैं, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं ध्यान देते कि क्या अगर कैंडिडेट्स के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो या ना हो, उससे मतलब नहीं, अगर उसके पास में अच्छी स्किल्स हैं, सही स्किल्स हैं, तब हम उसको हायर कर लेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। इंटरनल मोबिलिटी, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कंपनी के अंदर ही क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जिससे कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एक लेबर की पोजीशन पे आए तो उसको भी हम मैनेजर की पोजीशन पे उस लायक बना सकें। एआई एंड ऑटोमेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हायरिंग कर सकते हैं, एजाइल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एजाइल रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, जिससे कि कंपनी के जो भी हायरिंग प्रोसेस में आसानी हो, ठीक है। देन इसके बाद में अब देखो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, इसके बारे में अगर पूछा जाए कि मैनेजमेंट सॉल्यूशन के बारे में बताओ, तो एक तरीके से क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट हेल्प्स कंपनीज फाइंड एंड हायर द बेस्ट पीपल फॉर देयर जॉब ओपनिंग्स, ठीक है। तो दीज सॉल्यूशंस मेक इट ईजियर फॉर द HR टीम्स टू अट्रैक्ट, इंगेज एंड ऑन बोर्ड न्यू एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवली। यानी कि मैनेजमेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार करना जिससे कि जो भी हायरिंग प्रोसेस है, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। इसमें से हम क्या करते हैं, ATS का यूज़ करते हैं, यानी कि मान लो कि कंपनी के पास में बहुत सारे CV आ गए, तो अब CV में हम क्या करते हैं, ATS सिस्टम का लगा देते हैं, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ATS सिस्टम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अगर मान लो 100 CV हैं तो अब 100 CV को अगर हम देखेंगे
स्क्रीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि एटीएस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एटीएस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एटीएस जो होता है वो आपकी इस तरीके से हेल्प करता है कि अगर कैंडिडेट के सीवी के अंदर कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि अगर हम एचआर की पोस्ट के लिए हायर कर दें तो रिक्रूटिंग, सोर्सिंग, इस तरीके से अगर वर्ड्स होंगे तो उसका सीवी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में हम उसका स्क्रीनिंग करेंगे, तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, कैंडिडेट के रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो सीआरएम यानी कैंडिडेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ पर सीआरएम का मतलब वो नहीं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं है। सीआरएम मतलब कि कैंडिडेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से आप कितना कैंडिडेट के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना करके रखे हो, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, देन ऑन बोर्डिंग सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन विद एचआर सिस्टम्स, ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बेसिकली तो यही है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन के अंदर हम इन 4 चीज़ों की बात करते हैं। एटीएस सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसके साथ में अच्छा हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ऑन बोर्डिंग सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे न्यू हायर्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन बाय automating paperwork, providing training materials and guiding employees through the onboarding process। यानी कि onboarding process के अंदर हम क्या करते हैं, उसको एक तरीके से एक पहले के दिनों में कुछ दिनों के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कंपनी के बारे में उसको अच्छी समझ हो जाए। देन इसके बाद में इंटीग्रेशन विच एचआर सिस्टम, यानी कि एचआर सिस्टम सच एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऐसा पे रोल सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरीके का एक तरीके का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। कि मान लो कि जो भी कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ईआरपी मान लो, तो उससे अगर कोई भी कैंडिडेट को अगर कोई भी दिक्कत हुई या फिर कुछ भी हुआ तो वो आसानी से उस सॉफ्टवेयर के अंदर जा कर के अपनी प्रॉब्लम को लिख सकता है, या फिर कोई सैलरी रिलेटेड इशू हुआ या फिर लीव लेना हुआ तो सभी चीज़ें वो उस ईआरपी के थ्रू किया जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड विथ एचआर सिस्टम, ये क्या हो गया कि हर एक बंदा उस सिस्टम से क्या होता है कि एक लिंक्ड होता है। तो ये चीज़ है। टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल, इसको हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एचआर प्लानिंग में, तो इसमें हम देखते हैं कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, वर्क फोर्स डेमोग्राफी का मतलब होगा कि अलग अलग तरीके की डाइवर्स वर्क फोर्स होती है, उनकी एज है ना, उनका कल्चर, उनका स्किल, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, ये भी हमको फैक्टर इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी तो मे भी जो कैंडिडेट्स हों उतना ज़्यादा अप टू डेट ना हो, तो ये भी टेक्नोलॉजी भी क्या करती है एचआर प्लानिंग में को अफेक्ट करती है, मार्केट की डिमांड। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इंटरनल फैक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एचआर प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आपका आता है लास्ट में, और इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजिक व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें हम क्या चीज़ की बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इन्वॉल्व्स अलाइनिंग दीज प्रोसेस विद द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ग्रोथ एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजिक व्यू का मतलब क्या हो गया, देखो स्ट्रैटेजिक व्यू का मतलब ये हो गया कि आप किस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स वगैरह हैं, है ना, उस गोल्स के साथ में किस तरीके से आप रिक्रूट करते हो कैंडिडेट्स को और कैसे सिलेक्ट करते हो। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का गोल क्या है, और जब आपको ये पता होगा कि कंपनी का गोल क्या है तो उसके हिसाब से आप कंपनी के ऐसे बंदों को ढूंढोगे जो कि उस कंपनी के लिए फिट हो, और जब ऐसे बंदे आएंगे आपकी कंपनी में तो उनको क्या करोगे, सिलेक्ट करके रखोगे और उन कैंडिडेट्स के साथ में पाइपलाइन बना करके रखोगे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। देन टैलेंट एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, इसको मैंने बताया है कि कंपनी के व्यू, जो भी विज़न है, इन सब चीज़ों को शो केस करना कि कैसा हमारे कंपनी का क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज़ वगैरह, इन सब चीज़ों को शो करना। सोर्सिंग एंड अट्रैक्शन, कैंडिडेट असेसमेंट एंड सिलेक्शन, टैलेंट पाइपलाइन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, देन कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आपकी हेल्प करती हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, बस आपको इस जो भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है उसी को अच्छी तरीके से किस तरीके से आप यानी एक गोल्स के साथ में ऐड करके
रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस को करते हो वही चीज़ आपसे बताई गई। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा यूनिट सेकंड भी खत्म होता है। यूनिट थर्ड में है दोस्तों हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, कुछ और नए भी वर्ड के साथ में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर देना। कोई आपके पास में सजेशंस हो तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।